हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई के एक और न्यू एपिसोड में। लेकिन शुरू करने से पहले एक लुल्ली सा रिकैप। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डोंगा को हराने के बाद दाजुन ने जुंगरान हाई के टॉप के 3 बंदों से फाइट की थी, जिसमें सेकंड और थर्ड नंबर वाले दोनों को उसने अकेला पीटा था। और उसने आखिरी फाइट की थी इल्टेक हियो से, जो जुंगरान हाई स्कूल का नंबर 1 तो था ही, लेकिन दाजुन का पास्ट का बुली भी था। अब उसको डिफीट करने के बाद दाजुन की लाइफ सही से चल रही होती है, बट तभी हमें पता चलता है कि उसका मेन बुली, जिसकी वजह से दाजुन सड़क पर आ चुका है, वो डोयुन ली अपने कोमा से जाग चुका है। और जागते ही उसने नाम लिया होता है दाजुन का। और अब आगे अभी हमें दिखाया जाता है डोयुन ली का पास्ट, जब वो दाजुन को बुली कर रहा था। उसने उससे कहा था कि दाजुन साले तू हमेशा ऐसा मेरे नीचे ही रहेगा। पर तभी दाजुन अपनी क्रीपी स्माइल के साथ खड़ा होता है और उसे अचानक से धक्का मार के ट्रक के सामने धकेल देता है। और इसी के साथ डोयुन ली जागता है अपने घर में, यानी कि अभी वो सपना देख रहा था। मतलब पिछली बार जब वो हॉस्पिटल में जगा था, तब से लेकर अब तक कुछ टाइम बीत चुका है और अभी वो अपने घर में है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, और साथ ही हम देखते हैं डोयुन ली के दोनों चमचों को, जो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कोमा से जाग भी गया है और उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, पर वो अभी भी उस एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रहा है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो साक्षात उनसे मिलने भी आ गया है। वो आते ही इन दोनों से कहता है कि अबे सालो, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि सारे बंदों को इकट्ठा करो, तो तुम दोनों अकेले यहाँ पर कर क्या रहे हो। चमचा नंबर 1 उससे बताता है कि दूसरे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आ गए तो उनके लिए ही तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। दाजुन मुझे भी बराबर धो चुका है और उसके साथ वाला बंदा, उसने तो और भी कई सारे लोगों को पेला है। ये सुन के डोयुन ली को और ज्यादा सदमा लगता है कि इतनी अंदरूनी बात हमको पता ही नहीं थी। पर चमचा फिर उसे दाजुन के कारनामे और स्कूल की नई वायलेंस कमेटी के बारे में बताता है। तो डोयुन गुस्से में उन लोगों से ही कहता है, इधर मेरे लगे पड़े हैं और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह दुबक के बैठा रहूं? क्या इतना बड़ा वाला सी लगता हूँ? माथे पे कुछ लिखा है मेरे? यानी कि वो गुस्से में अभी भी दाजुन के साथ पंगे लेने की बात करता है। तभी डर के मारे उसका चमचा उसका हाथ हटाता है और ऐसा करते ही डोयुन ली नीचे गिर जाता है। यानी कि ना उसकी बॉडी की कंडीशन अच्छी है और ना ही पैर की। वो उठकर उन दोनों से अगेन झगड़ने लगता है कि तुम दोनों साले इतने बड़े दोगले हो कि तुम में से एक भी मुझे हॉस्पिटल में विजिट करने तक नहीं आया। एंड फिर वो उन लोगों को फक ऑफ बोल के निकल लेता है। वो दोनों भी उसके बारे में कहते हैं कि लगता है इसके पैर के साथ साथ दिमाग पे भी चोट लग गई है। अपनी इस कुपोषण वाली हालत में आखिर साला कर भी क्या लेगा। ओए डोयुन, आखिर तुझे पता भी है कि दाजुन अभी कहाँ पर है? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नायुन की स्कूल को, जहाँ पर दाजुन उसको छाता देने आया है, क्योंकि ये काम करने उसको सेठ जी ने भेजा है। पर नायुन देखती है कि दाजुन के साथ साथ यहाँ पर हांगिल भी आया है। क्यों? क्योंकि भाई को फ्री में पिज्जा खाने हैं। उन लोगों को साथ में जाते हुए पीछे से डोयुन ली देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब डोयुन यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि उसको ये खबर उसके चमचे ने दी थी। उसने कहा था कि दाजुन अभी जुंगरान हाई के आसपास ही दिखता रहता है। डोयुन कहता है कि वो तो मेरे दोस्त इल्टेक की स्कूल है, तो मैं बस उसे कॉल करेगा और मेरा काम हो जाएगा। पर तभी उसका चमचा उसे बताता है कि भाई इल्टेक तो गियो, दाजुन भाई ने उसको इतना मारा कि वो गायब भी हो गया। चमचे की बात पर डोयुन ली को जरा सा भी भरोसा नहीं होता। वो लगातार इल्टेक को कॉल करता ही रहता है, पर इल्टेक की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि दाजुन लोगों के आगे 4-5 बंदे मिलकर एक अंकल की पिटाई कर रहे थे। तो हांगिल उनसे कन्फ्रंट करता है और अगले ही पल उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। हांगिल के कहने पर दाजुन एक साथ 2 बंदों पर टूट पड़ता है और उसकी खतरनाक फाइटिंग स्किल देखकर डोयुन ली की फट के हाथ में आ जाती है कि क्या सही में ये बंदा दाजुन है। तभी उन लफंगों में से एक बंदा अपने पार्टनर से कहता है कि शायद से हमारे सामने वाला ये बंदा हांगिल जो है और इसी वजह से हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हांगिल भी लाइक कि अबे साले, मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो? पर वो लोग दुम दबा के वहाँ से निकल लेते हैं। नायुन उस बेचारे अंकल को संभालती है और हांगिल उनको कहता है कि इस नेबरहुड के अंदर ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं किया करते चाचा, अपना ध्यान रखा करो, हर बार हम बचाने नहीं आएंगे। तो चाचा कहते हैं कि मेरे उनसे टकराने के बाद वो लोग जानबूझ के मेरे पीछे आए, फिर मुझे घेरने के बाद मेरी आईडी को चेक किया और मुझ पर बरस पड़े। ये चीज बिल्कुल वैसी है कि किसी ने मेरी सुपारी दी हो। ये सुन के हांगिल को ये वाला मैटर कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे लगता है कि वो लोग वापस आ गए। अब ये कौन लोग है ये हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि डोयुन ली छुपकर उनकी ये सारी हरकतों को देख रहा था। वो कुछ हद तक ये समझ जाता है कि सच में दाजुन इल्टेक हियो को भी हरा चुका है और अब ये चीज दाजुन के बारे में सोचकर उसके भी हाथ कांपने लगते हैं। उसे दाजुन से डर लगने लगता है
तभी उसको चिढ़ाते हुए एक बंदा अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है एंड जब डोनली उससे कन्फ्रंट करता है तो अगले ही पल वो बंदा उसके गाल पर एक चमेट दे मारता है और उसे कहता है कि चल साले रोकड़ा निकाल, अपना जेब खाली कर। तो अगले ही सेकंड डोन उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है एंड फिर हमें सिर्फ कुटाई की आवाजें सुनाई देती है। हम देखते हैं कि वो जो दो बंदे थे ना, उन लोगों ने मिलकर डोन का कुत्ता बना दिया है और वो लोग बारी बारी से उसको उतना पीटते हैं कि डोनली भीख मांगने लगता है कि प्लीज मेरे को जाने दो। वो बंदा उसे कहता है कि तुझे मैं जाने तो दूंगा, पर पहले तेरी वजह से जो ये मेरी आइसक्रीम नीचे गिरी है ना, उसे जमीन से रगड़ते हुए खा, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह उसे निकल। इस एग्जैक्ट मोमेंट पर डोनली को याद आती है वो सारी चीजें जो वो दाजुन के साथ करता था। वो डर के मारे उस आइसक्रीम को खाने ही वाला था, पर तभी उस बुली का दोस्त जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ता है और अगले सेकंड उस बंदे को भी किसी ने एक ही पंच में लिटा दिया था एंड ये चीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि दाजुन था। वो उसे कहता है कि क्या भाई तू ठीक तो है ना, क्योंकि दाजुन को तो पता ही नहीं है कि नीचे पड़ा बंदा डोनली है, पर वो दाजुन की आवाज से उसे पहचान लेता है। पर दाजुन भाई का ऑरा इतना खतरनाक था कि डोनली की वहाँ पड़े पड़े भी फट रही होती है और तभी उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो बचपन में मोटा गोटा हुआ करता था एंड इसी वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसको भी बुली करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से मोटे डोनली ने उन सारे बच्चों को अपनी मुट्ठी से पेल दिया एंड इसके बाद उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया जो उसको नीचा दिखाए, पर अभी उसे दाजुन के सामने नीचे देखना पड़ रहा है। दाजुन उसको जमीन से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो डर के मारे खड़ा होकर आगे निकल लेता है कि मेरे को नहीं चाहिए तेरी मदद। एक तो बेचारे की टांग वैसे ही पहले से टूटी हुई है तो वो भाग भी नहीं सकता और इतने में ही बारिश भी शुरू हो जाती है। नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर गन नहीं आएगा। हम देखते हैं कि डोन सुमड़ी में निकल रहा होता है। ये देख के हांगिल भी दाजुन को कहता है रहने दे भाई, उसको तेरी मदद नहीं चाहिए। और तब तक डोन उनसे अच्छी खासी दूरी पर आ चुका होता है, लेकिन अभी भी साले के दिमाग में वही आइडिया चल रहा है कि मैं अगली बार आएगा तो बहुत सारे बंदे लेके आएगा और दाजुन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी पीछे से कोई उसके सर पे छाता लगा देता है एंड अगेन ये करने वाला भी दाजुन ही था। एक तो इसको भी बहुत ज्यादा मदद करने की चुल है, पक्का एक ना एक बार ये भी गू खा के ही मानेगा। वेल सच कहूँ तो दाजुन बेचारा दिल का इतना अच्छा है कि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए वो इस बारिश में इसको छाता ऑफर कर रहा था। लेकिन ये हरामी मानुष इसे भी ठुकरा देता है और बिना पलटे ही दाजुन को कह देता है प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। एंड डोन की ये आवाज सुनकर दाजुन को थोड़ा थोड़ा सा अनयूजुअल फील होता है कि ये आवाज तो किधर देखेला लगता है, लेकिन फिर वो लोग भी अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि धुआंधार बारिश के अंदर डोनली फुट ओवर को क्रॉस कर रहा होता है, तभी चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो औंधे मुंह गिर जाता है। वो ये समझ गया था कि अब मेरी बची हुई जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, लोग मुझे आज भी वैसा ही कचरा समझेंगे जो बचपन में समझते थे। तो इस चीज के प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं इस फुट ओवर से ही टपक जाएगा, बस एक कदम और जिंदगी खत्म होने के बाद मजे ही मजे। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हांगिलजो का फार्म, जिसके अंदर अभी इन लोगों की प्राइवेट मीटिंग चल रही होती है क्योंकि दाजुन भाई का फाइटिंग लेसन फाइनली ओवर हो चुका है। तो फाइटिंग की इस डिग्री के तौर पर हांगिल दाजुन को अपनी जैसी सेम हुड्डी देता है और वो लोग इस सस्ती सेरेमनी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी डेओप दाजुन को कहता है कि चलो अब टाइम आ चुका है कि हम सबको मिलकर तुम्हारी हाई स्कूल में जाना चाहिए। दाजुन भी लाइक भाई वहाँ पर बिरयानी थोड़ी ना बट रही है, आखिर तुम सब वहाँ आकर क्या करोगे। तो वो लोग कहते हैं कि दाजुन अब तुम हांगिलजो के फार्म के ऑफिशियल मेंबर हो, हम लोग बस तुम्हारी तरक्की देखने आएंगे, तुम बस फाइट करना और कोई भी चीज अगर गलत लगे तो इशारा कर देना। यानी कि इन लोगों की प्लानिंग होती है कि अब बहुत ही जल्द दाजुन अपनी पुरानी हाई स्कूल को भी टेक ओवर करेगा। दाजुन बैकग्राउंड में कहता भी है कि पिछले कुछ महीनों में मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई, मेरे अंदर जो वो अकेलापन और खलन थी वो सब मेरी इस नई फैमिली की वजह से दूर हो चुका है। तो बस तैयार रहना, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम उस स्कूल में जाएंगे। इधर बेचारा डोनली परमानेंटली सदमा गैंग का मेंबर बन चुका होता है और बस यहाँ से कूदने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आता है इल्टेक हियो का। डोनली सुना है तू कोमा से बाहर आ गया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जागते ही सीधा तुझे मेरी याद आ गई। इधर डोन उसको धड़ाधड़ अम्मा बहन की गालियां सुना रहा होता है क्योंकि पूरे दिन कॉल करने के बावजूद इल्टेक ने कोई जवाब नहीं दिया और अभी बस वो 1-2 सेकंड लेट हो जाता ना तो डोनली तो टपकने ही वाला था। इल्टेक सीधा डोनली से दाजुन के बारे में ही सवाल करता है कि अब तक तो तूने उसे देख ही लिया होगा कि वो पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है, और साथ ही वो कहता है कि तू चिंता मत कर डोन, मैं दाजुन को निपटाने का इंतजाम भी कर लूंगा। सामने से डोन भी उसको कहता है कि तुझको तो जुंगरान
हाई से ही निकाल चुके हैं तो तू क्या ही कर लेगा। पर तभी हम देखते हैं कि इल्टेक जिस रूम में मौजूद है वहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो एक बंदे के दांत उखाड़ रहे हैं और उस बंदे की चीखें फोन पर सुनकर डोन भी डर जाता है। इल्टेक आगे उसे कहता है कि अभी मैंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया है जहाँ पर मैं जुंगरान हाई से कहीं ज्यादा मजे करता हूँ। क्या तूने कभी हैंगवांग के बारे में सुना है? हम लोग चोरी डकैती मर्डर हाफ मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब जो जितने पैसों की सुपारी देगा उसका उतना काम हो जाएगा। वो आगे डोन को बताता है कि ये पूरी जगह ऐसे खूंखार खतरनाक अपराधियों से भरी हुई है, तू बस पैसा फेंक, फिर देख मैं इन लोगों के साथ मिलकर दाजुन की क्या हालत करता हूँ। तो डोन कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि दाजुन के साथ ये सब अभी हो, मैं चाहता हूँ कि दाजुन के साथ इससे भी बुरा हो। मुझे अब बस इस घटिया जिंदगी से छुटकारा चाहिए। टू नॉट डाई, I have to kill him। यानी कि हांगिल जो कि पूरे फार्म का दुश्मन हैंगवांग ऑर्गेनाइजेशन और दाजुन के पास्ट के दोनों बुलीज अब एक साथ मिल चुके हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंधेरी रात में कई सारे बंदे मोहल्ले का चप्पा चप्पा छान मार रहे होते हैं किसी को ढूंढने के लिए, और जिस बंदे को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो होता है ये टोपीबाज। और यही बंदा बैकग्राउंड में हमें बताता है शिट, साले हैंगवांग के कमीने अब मेरे पीछे पड़ गए। पर तभी सीन शिफ्ट होने के साथ सुबह हो जाती है मामू। हम देखते हैं कि दाजुन अपनी तिहाड़ी पे जा रहा है लेकिन अब भी उसके दिमाग में नायुन के ख्याल है। अपना भाई ये सोच रहा होता है कि एक बार बस मेरा रिवेंज खत्म हो जाए, उसके बाद मैं सीधा सेठ जी से नायुन का हाथ ही मांग लूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, और वो चीज हांगिल ने पिछली रात को सबको बताई थी कि अपना अपना ध्यान रखना, हैंगवांग के बंदे अगेन हमारे एरिया में एक्टिव हो गए हैं। वो कहता है कि जो भी लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब है, हो सकता है कि हैंगवांग उनको ही सबसे पहले टारगेट करे। और दाजुन के करीब कौन होता है? ऑब्वियसली पिज्जा प्लेस, सेठ जी और नायुन। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा। भाई जैसे ही दुकान का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सेठ जी के हाथ में तो ऑलरेडी प्लास्टर लग चुका है। उसे लगता है कि ये चीज भी हैंगवांग ने ही की है, लेकिन सेठ जी उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कल रात को मैंने 69 ml के 2-4 पैक मार लिए थे, तो अपनी भावनाओं में चलते हुए मैं थोड़ा सा लुढ़क गया। ये वाला अपडेट लेने के बाद दाजुन स्टोर रूम में यूनिफॉर्म पहनने जाता है एंड तभी देखता है कि नायुन वहाँ पर किसी और लौंडे के साथ है। अब वैसे तो वो इस नए बंदे को कॉस्ट्यूम पहना रही है, लेकिन दाजुन के नजरिए से ये पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड है। ये बंदा पिज्जा पापा का नया एम्प्लॉय है जो दाजुन के साथ ही काम करेगा जब तक सेठ जी का हाथ ठीक नहीं हो जाता। इसका नाम है शोंगो और ये दाजुन से 1 साल छोटा है। फिर दाजुन उसे पिज्जा की चक्री घुमाना दिखाता है, थोड़े से बर्तन धुलवाता है, फिर खुद धो के बताता है कि ऐसे किया जाता है। एंड जब भी कभी उससे गलती होती है तो दाजुन उसको सुधार भी देता है। नायुन उसे कहती भी है कि चिंता मत करो शोंगो, दाजुन भी ये सब धीरे धीरे सीखा है तो तुम भी सीख जाओगे। फिर इन लोगों का ब्रेक टाइम आता है, तब शोंगो सामने से दाजुन को सिगरेट ऑफर करता है। अब दाजुन डींगे हाँकने के लिए उसके साथ बाहर तो आ गया होता है, लेकिन भाई को सिगरेट पीना ही नहीं आती। अब इसी दौरान इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। तब शोंगो दाजुन की तारीफ करता है। उसके बाद दाजुन ने उसे पूछा होता है कि आखिर तुम इतनी कम एज में काम क्यों कर रहे हो? तो शोंगो कहता है कि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ, और उसके भी अपने रीजंस होते हैं कि वो स्कूल में भी नहीं जाना चाहता और अपने घर पे भी नहीं। दाजुन बेचारा इस चीज से रिलेट कर पाता है क्योंकि उसे भी ये सेम चीज हिट करती है। वो भी शोंगो को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह घर से ही भागा हुआ हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो घर से भागने पर अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू आजाद है तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है लौंडे, बिकॉज स्ट्रीट्स आर मोर डेंजरस प्लेस। पर तू चिंता मत कर क्योंकि अब से दाजुन भाई तेरे साथ है। दाजुन फुल स्वैग में उल्टी सिगरेट फूकता हुआ कहता है कि अगर तुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं होता तो चिंता मत कर, भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये शाम भी ऐसे ही बातों बातों में बीत जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और दाजुन देखता है कि शोंगो बस एक ही दिन में मास्टर हो गया है। भाई ने बर्तन भी चकाचक धो दिए होते हैं और पिज्जा भी सटासट सर्व करता है। भाई इतना हैंडसम होता है कि कस्टमर की लाइन लग गई होती है। सेठ जी खुश, नायुन खुश, लेकिन दाजुन बेचारे से ये सहा ही नहीं जाता कि नायुन शोंगो को शाबाशी दे रही है। वो तुरंत ही शॉप से बाहर भाग लेता है। उसे ये
चीज इतनी ज्यादा दिल में इसलिए लगी होती है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं नायुन अपने मन में शोंगो के लिए फीलिंग डेवलप ना कर ले। तभी वो टोपीबाज बंदा अचानक से दाजुन के पीछे आता है और उसे कहता है कि मुझे कहीं पे छुपा लो, मेरे पीछे कुछ खतरनाक बंदे पड़े हैं। वेल दाजुन ने उसकी हेल्प करने के लिए उसको एक गली के खोपचे में छुपा लिया होता है, पर उसके मन में अभी भी सवाल होते हैं कि आखिर क्यों वो लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तो वो टोपीबाज कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि मैं एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम है हांगिल जो फार्म है। ये कब हुआ? अरे भाई तुझे हांगिल के फार्म के बारे में पता है तब तो तू हैंगवांग को भी जानता ही होगा, आखिर हम ही लोगों ने तो उनको ठिकाने लगाया था। दाजुन भी लाइक अच्छा और आगे? आगे कुछ नहीं, बस सब बढ़िया, आप बताओ। ये सुन के दाजुन उसे कहता है कि आखिर तू इतना ही पावरफुल है तो वो लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? सो टोपीबाज कहता है कि वो लोग हैंगवांग के बंदे हैं। एंड यहाँ पर दाजुन के मुंह से निकल जाता है क्या हैंगवांग हमारे पीछे है? एंड तभी वो बंदे उस खोपचे में भी पहुंच चुके होते हैं और आते ही टोपीबाज की धुलाई शुरू। उनमें से एक बंदा दाजुन को कन्फ्रंट करता है कि साले निकल ले यहाँ से। तो दाजुन सामने से उसे बस एक ही चीज पूछता है कि क्या तुम हैंगवांग से हो? वो कहता है हाँ, और अगले ही पल उसके मुंह पर पड़ता है दाजुन का मुक्का। वो टोपी को कहता है कि अबे साले तू तो हम में से एक है ही नहीं, तू हांगिल जो के फार्म का नहीं है, तो आखिर हमारे बारे में झूठ क्यों फैला रहा है? हमारा नाम खराब करना बंद कर। और ये बोलने के साथ दाजुन तैयार होता है 1 वर्सेस ग्रुप की फाइट के लिए। लेकिन तभी उन हैंगवांग के लफंगों में से एक दाजुन को पहचान जाता है कि अबे साला ये तो वही लौंडा है जो उस रात अबेंडन फैक्ट्री में ग्युंगचॉन के पैर को काट रहा था। मतलब ये साला बंदा असल में हांगिल जो के ग्रुप का पार्ट है। इन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि दाजुन उन सब में से सबसे वीक है क्योंकि लास्ट फाइट में भी ये पेला गया था, तो ये लोग उससे पंगा लेने का ट्राई करते हैं। लेकिन बाकी दो बंदे इस चीज में एग्री नहीं होते। मे भी शायद इनको ऊपर से ऑर्डर आया है कि हांगिल जो के फार्म के साथ पंगा नहीं लेना है। लेकिन तभी दाजुन बस एक ही मुक्के में उस बंदे को धराशायी कर देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे भी दाजुन पर अटैक करते हैं, लेकिन दाजुन उन लोगों को इजीली डिफीट कर देता है। ये देखकर उस टोपीबाज की भी फट जाती है और वो समझ जाता है कि ये बंदा सच में हांगिल जो के फार्म का मेंबर है। तो वो पतली गली पकड़ के निकलने वाला होता है, पर तभी दाजुन उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी आसानी से तो हैंगवांग वाले हांगिल जो के फार्म से पंगा नहीं लेते, और तू दुनिया भर में डिंडोरा पीट रहा है कि तू हांगिल जो के फार्म से है। तो अगर तू इतने ही पावरफुल फार्म का है तो ये लोग तेरे पीछे काहे को पड़े हैं बे? बता साले, वरना तुझे इसी गली में गाड़ दूंगा। एंड यहाँ वो टोपीबाज रिवील करता है कि भाई मैं तो हैंगवांग का पार्ट है। ये सुन के दाजुन उसको भी बजाने वाला होता है, पर तभी वो उसे रुकने को कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो। मैं पहले हैंगवांग में हुआ करता था, लेकिन अब मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि उन लोगों ने ही मुझको धोखा दिया है। दाजुन भी लाइक क्या भड़वे भी भड़वों को धोखा देते हैं क्या? वेल टोपीबाज बताता है कि ग्युंगचॉन के जाने के बाद हैंगवांग ने इस एरिया का बिजनेस मॉडल ही बदल डाला। अब वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सुपारी लेकर ही काम करते हैं, वहीं चोरी डकैती किडनैपिंग वगैरह वगैरह। मतलब ये बंदा वही बात बता रहा है जो इल्टेक हियो ने डोयुन को कही थी। और अभी वो दाजुन को झाड़ियों में से वो रीजन दिखाता है कि आखिर हैंगवांग ने उसको धोखा कैसे दिया। वो दाजुन को दिखाता है एक अंकल और कहता है कि ये सब उस इंसान की वजह से हुआ है। एंड दाजुन तुरंत ही उस अंकल को पहचान लेता है क्योंकि पिछली रात दाजुन ने इनको बचाया था। हाँ, इसी इंसिडेंट को डोनली दूर खड़ा होकर देख रहा था ना। तो दाजुन टोपीबाज को बताता है कल रात मैंने ही बचाया था इस अंकल को। और ये सुन के टोपी को गुस्सा आने लगता है कि आखिर वो लोग इतनी जल्दी अटैक कैसे कर सकते हैं। वो बंदा पूरे एरिया का डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही मेरा अपना बाप भी। इसी के साथ हमें टोपीबाज का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जब उसका यही बाप उसे पढ़ाई को लेकर कोस रहा था और इसी वजह से वो घर से भाग गया और अपनी रनवे लाइफ एंजॉय करने लगा एंड ज्वाइन हो गया हैंगवांग के साथ। अब शुरुआत में तो सब कुछ सही चला, लेकिन जब उसने उन सब के कारनामे देखे तो टोपीबाज की टोपी फट गई। और जब उसे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हैंगवांग के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने इसके बाप की ही सुपारी दे डाली थी। उसे एक बार को ऐसा लगा कि जिन बंदों के साथ वो अब तक घूमा है वो उसकी मदद करेंगे और उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हैंगवांग का उसूल कहता है कि चाहे रिश्तेदारी टूटे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना छूटे। तो टोपीबाज ने टोपी घुमाई और निंजा टेक्निक के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट मनी को टपा लिया क्योंकि बिना पैसों के तो वो लोग काम करेंगे ही नहीं। एंड दैट्स द रीजन कि हैंगवांग चप्पे चप्पे में इसको ढूंढ रहा है। दाजुन उसे कहता है कि भाई तू बोल रहा था कि तुझे अपने बाप से नफरत है, लेकिन तेरी हरकतों से ऐसा लगता नहीं है। एंड साथ ही वो टोपीबाज के सामने ये रिवील करता है कि तेरा बाप असल में बहुत अच्छा इंसान है। वो उस रात की पिटाई के बावजूद भी तुझको ही खोज रहा था। दाजुन इसको इसीलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उसका बाप इसकी पुरानी फोटो का यूज कर रहा था। और साथ ही यहाँ पर हमें इस टोपीबाज का नाम भी पता चलता है जो कि है
वहाँ जियोंग। वो जियोंग को कहता है कि तेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा अगर तुमको कहीं पर भी मिले तो उसको मेरी तरफ से सॉरी कहना। और ये सारी चीज सुनने के बाद टोपीबाज जियोंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे देखकर दाजुन को शोंगो की याद आती है और वो जियोंग को भी कहता है कि मैं तेरी भी मदद करूंगा लौंडे। कम से कम उसकी सिचुएशन दाजुन के जैसी तो नहीं है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात पर और हमें दिखाई जाती है एक पॉन शॉप जिसके अंदर ग्युंगचॉन एक बंदे की कुटाई कर रहा होता है क्योंकि उसके ग्रुप के ये बंदे आज दाजुन से हार कर आए हैं। यहाँ पर उसका आधा जला हुआ चेहरा भी दिखाया जाता है और तभी उसके पीछे से एक हट्टा कट्टा मैंडियोक जैसा बंदा आकर उसको झुका देता है। इस खतरनाक बंदे का नाम होता है गेंगार्क बे और ये होता है हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव यानी कि ग्युंगचॉन का बॉस। और अभी उसने खड़े खड़े ग्युंगचॉन को अपनी एक ही दरखास्त में बर्खास्त कर दिया होता है कि अब से तू हैंगवांग का पार्ट नहीं है क्योंकि उसने फालतू में हांगिलजो के फार्म से पंगा लिया था और इसके इसी कांड की वजह से इनके बिजनेस में काफी बड़ा डैमेज हुआ है। इसने पहले ही ग्युंगचॉन को वार्न किया था कि तू हांगिलजो से पंगा मत लेना, लेकिन ये कुत्ते की तुम तब नहीं माना और अभी ये अपने बॉस को ही धमका रहा है। वो उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर मुझे बाहर किया तो मैं सबकी पोल खोल देगा। तो गेंगार्क बस एक ही मुक्के के अंदर ग्युंगचॉन को उड़ा के दूर फेंक देता है कि ले अब खोलते रहियो। ग्युंगचियोन, तेरा ये हश्र इसीलिए हुआ है क्योंकि तूने लाइन क्रॉस की। अगर गलती से भी तूने अपना मुंह बाहर खोला तो मैं खुद तुझे जमीन के 6 फीट नीचे गाड़ दूंगा। उसको निपटा कर वो निकल ही रहा होता है तभी उसको एक बंदा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। वेल ये बंदा भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है जोंगनिम। गेंगार्क उसे कहता है कि चिंता मत कर क्योंकि तू भी तो इसमें शामिल है। हम हांगिलजो के पूरे फार्म को खत्म करेंगे क्योंकि वो हैंगवांग के लिए खतरा है। जोंगमिन कहता है कि अब तो हमें उनके पूरे फार्म की सुपारी भी मिल गई है और वो देने वाला कौन है? ऑब्वियसली डोनली, यानी कि इनका क्लाइंट एक स्कूल का लौंडा है। बट गेंगार्क की प्लानिंग ये होती है कि वो हांगिलजो के फार्म को खत्म करना तो चाहता है लेकिन उन सबको मारना नहीं चाहता बल्कि उनका अपने बिजनेस में यूज करना चाहता है। जोंगमिन कहता है कि तुझे सही में ऐसा लगता है कि ये सब होगा? मैं नहीं चाहता कि तेरी हालत भी ग्युंगचॉन की तरह हो। तो चिंता मत कर लाले, मैं जब चाहूँ तब उनको खत्म कर सकता हूँ। उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है क्योंकि मैं पहले ही अपना एक मोहरा उनके बीच प्लांट कर चुका हूँ। यानी कि पक्का शोंगो और जियोंग में से कोई एक हैंगवांग का इम्पोस्टर बनकर दाजुन के करीब आया है। भाई मानना पड़ेगा ये ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था, कतई किडनी टचिंग प्लॉट। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिज्जा पापा के अंदर दाजुन शोंगो और जियोंग को एक साथ मिलवाता है और सही में यार ये अपनी ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। वेल दाजुन का मोटिव ये होता है कि ये दोनों बंदे की सिचुएशन कुछ कुछ सेम टू सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और रनवे किड्स होने के बावजूद भी स्ट्रीट पे सरवाइव कर सकते हैं। वेल जियोंग यहाँ पर हांगिलजो के फार्म की थोड़ी तारीफ करता है और शोंगो को ये बताता है कि रनवे फार्म में रहना इतना आसान नहीं है लाले। इस एरिया के अंदर बाकी जितने भी फार्म है वो सारे बस पंचिंग बैग्स की तरह है जिनको कोई भी कभी भी धोकर चला जाए एक्सेप्ट हांगिलजो। अगर तू सही में सरवाइव करना चाहता है तो सीधा सीधा हैंगवांग ही ज्वाइन कर ले। दाजुन कहता है कि अबे साले 1 मिनट में पलट गया तू तो। लेकिन जियोंग का कहने का मतलब ये होता है कि दाजुन कभी सड़कों पर उतना नहीं रहा जितना मैं रहा हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि सड़कों पर चीजें कैसे काम करती है। इसके बाद वो शोंगो से उसकी सिचुएशन के बारे में पूछता है कि ऐसा तो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तू घर से भाग के सड़कों पर आ गया। तो शोंगो इस चीज को अपने फ्लैशबैक के थ्रू बताता है मेरी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन एक एक्सीडेंट के अंदर मेरी मॉम की डेथ हो गई पर उसके बाद भी मेरे पापा ने मुझे खुश रखने में कोई भी कमी नहीं रखी। इवन उन्होंने दूसरी शादी भी की और मेरी स्टेप मदर भी मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन ये सारी चीजें अचानक से तब बदली जब मेरी स्टेप मदर और मेरे पापा का एक और बच्चा हुआ। उसके बाद से शोंगो की स्टेप मॉम उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, इवन उसकी पिटाई भी करती थी और ये सारी चीज वो अपने डैड को नहीं बता पाता था क्योंकि वो अपने पापा की दुनिया अगेन उजाड़ना नहीं चाहता। सो अभी के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो घर से भाग जाए तो उसने वही किया। ये सुन के दाजुन भी सैड होता है और कहता है कि मैं भी घर से भागा हुआ हूँ तो मैं इस पे ज्यादा ज्ञान नहीं फैलना चाहूंगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर तेरा बाप सच में तुझको प्यार करता तो तुझे घर से जाने ही ना देता। तो अभी के लिए सही वक्त है कि तू अपने बारे में सोच। साइड में से जियोंग भी कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही, अपुन ने कुछ पैसे कहीं से टपाए हुए हैं, एक काम करते हैं कि फर्स्ट क्लास खोली ले लेते हैं और वहाँ पर दोनों भाई साथ में रहेंगे।
फिर इन्हीं सारी बातों के बीच शोंगो जियोंग को उसके बाप के बारे में पूछता है तो दाजुन और जियोंग उसे बताते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें हैंगवांग से भिड़ना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी तादाद हमसे काफी ज्यादा है। तो शोंगो उनको एक सिंपल आइडिया देता है कि क्यों ना हम सीधा उस सुपारी देने वाले को ही टारगेट करें और उससे कुछ भी करके कन्विंस कर ले कि वो अपनी सुपारी वापस ले ले। वेल ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्योंकि जियोंग ने जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे टपाए थे तब उसने लेजर बुक के अंदर उस नाम को भी देख लिया था जिसने उसके बाप की सुपारी दी थी। तो यहाँ से उनकी हल्की फुल्की प्लानिंग शुरू हो जाती है। जियोंग दाजुन को उसकी मदद के बदले थैंक्स कहता है और दाजुन कहता है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे छोटे भाई जैसे हो। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चलती है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। फिर हमें सिर्फ आती है एक फोन की आवाज और उस कॉल पर एक बंदा कहता है कि ये मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये दाजुन काफी ज्यादा सॉफ्टी है। क्या हम प्लान में आगे बढ़े या फिर अभी के लिए सिर्फ उस पर नजर रखनी है। एंड ये कन्वर्जेशन के दौरान पता नहीं क्यों हमें जियोंग का फेस थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। वेल वो मिस्टीरियस बंदा बात कर रहा होता है गैंगार्क से, यानी कि ये कॉल करने वाला जियोंग या शोंगो में से ही कोई एक है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगेन आते हैं हांगिलजो के फार्म पर और अभी दाजुन ने इन सबको जियोंग की हेल्प करने को कहा होता है लेकिन सब लोग उससे टोटली डिसएग्री होते हैं। डेओप उसे कहता है कि साले तेरे भेजे के अंदर भेजा है कि नहीं, हम लोगों ने सबका ठेका थोड़ी ना लेके रखा है कि आते जाते सबकी ही मदद करेंगे, हम बस कभी कभार इस नेबरहुड के दुकानदारों की मदद करते हैं। लेकिन कोई बंदा घर से भागा हुआ है और अपने नेबरहुड का भी नहीं है तो आखिर हम उसकी मदद क्या ही कर सकते हैं। इनफैक्ट जियोंग भी दाजुन को कहती है कि तुम्हें ये सब आसान इसीलिए लगता है क्योंकि तुम्हें तुरंत ही एक अच्छी रनवे फैमिली मिल गई थी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता बेटा, दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। जब मैं अपने घर से भागकर एक रनवे फार्म के अंदर फर्स्ट टाइम गई थी तो वो लोग मुझे लिटरली रेड लाइट एरिया में बेचने वाले थे। दाजुन बेचारा हांगिल से भी कहता है कि जिस लौंडे की मैं बात कर रहा हूँ उसको घर से भागे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और वो एक अच्छा बंदा है। हांगिल कहता है कि हाँ वो अच्छा बंदा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इन सड़कों पर कदम रखने के बाद हमारे अलावा तुम किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकते। इसके बाद सब लोग खा पी के मस्त सो जाते हैं और दाजुन बेचारा जाग रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी जियोंग के बारे में ख्याल चल रहे होते हैं। वो कुछ भी करके उसकी मदद करना चाहता है और उसे अपनी रियल फैमिली के अंदर वापस भेजना चाहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगली रात को और हमें दिखाया जाता है एक बार जिसका नाम है मूनलाइट गो का सीक्रेट बिजनेस। वेल यहाँ पर हमारे तीनों लौंडे किसी का पीछा करते हुए आए हैं और वो होता है ये टकलू। ये पूरे एरिया का डिस्ट्रिक्ट डेलीगेंट है और इसी ने जियोंग के बाप की सुपारी दी है। तो इन लोगों को बस इस टकलू से लिपटना है और सुपारी कैंसिल करवानी है। लेकिन टकलू काफी ज्यादा मूड में होता है, वो सीधा बार के अंदर चला ही जाता है। ये देख के दाजुन कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाइयों, हमें वेट ही करना होगा क्योंकि हम लोग माइनर हैं, हमें बार के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगले ही सेकंड वो तीनों बार में होते हैं। व्हाट? वेल ये कलाकारी भी होती है जियोंग की। भाई के पास नकली आइडेंटिटी की भरमार है। वो लोग टकलू को ढूंढते हुए बार का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और टकलू तो भाई 8 बैडीज के साथ अकेला मजा लुटा रहा होता है। उसने सारी बैडीज को ऑर्डर दे दिया होता है कि आज तो इतनी पीनी है कि पी पी कर हम लोग बेहोशी हो जाएंगे। वो देखता है कि उसके कहने के बावजूद भी एक बैडी दारू नहीं पी रही होती तो वो उसके गाल पर एक चपेट बजा देता है और गुस्से में सारी बैडीज को एक ही झटके में बाहर निकाल देता है कि निकलो सालियो, इससे अच्छा तो डेरियस होंग को बुला लेता। लेकिन इसी शोर शराबे के अंदर दाजुन और उसके लौंडे टकलू का पता लगा लेते हैं और जियोंग सीधा उससे मुद्दे की बात करता है कि चल साले टकले मेरे बाप की सुपारी वापस ले ले, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन टकला उन लोगों से पंगे लेने के मूड में होता है तो वो उल्टा जियोंग के बाप का मजाक उड़ाता है जो उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे पीटने ही वाला था। तभी उस रूम के अंदर 3 बंदों की एंट्री होती है। टकलू तुरंत ही उस बंदे को कहता है कि देखिए मिस्टर पार्क, आपके मेहमानों के साथ ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अब मिस्टर पार्क और उसके साथ के दोनों बंदे की हाइट बॉडी देखकर शोंगो और जियोंग की यहीं पे फट जाती है कि अब हमसे ना हो पाएगा। ओए दाजुन, साले खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं क्या। हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क जियोंग पर एक अटैक बजाने ही वाला होता है। तभी दाजुन बीच में आकर उसके मुंह पर एक स्ट्रेट पंच जड़ देता है। ये देखकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स और उस टकले की भी फट जाती है। दाजुन फुल स्वैग में कहता है तुम दोनों बस मेरे पीछे रहना, इनको तो मैं देखता हूँ। अब दाजुन ने जिस मिस्टर पार्क को पंच मारा था ना, वो भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया होता है और हमें अभी उसके बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। हम देखते हैं कि उसके बार की 2 लड़की उससे कह रही होती है कि हम लोग आज और नहीं पी सकते, हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो ये साला उल्टा उन लोगों को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम लोगों ने क्लाइंट्स को खुश नहीं किया तो मैं तेरी बाप की किडनी निकाल के बेच देगा। लिटरली उसने यही कहा होता है। इससे भी ऊपर उसे अपने क्लब के अंदर माइनर्स जरा भी पसंद नहीं। अगर
गलती से भी कोई आ जाता है तो ये उनको काफी गंदा धोता है और ऊपर से दाजुन ने इसके मुंह पे मुक्का मार के मामला और बिगाड़ दिया है। पहले तो उसके दोनों बंदे दाजुन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दाजुन आराम से उन लोगों को ओवर पावर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एक बंदे को नॉकआउट करने वाला होता है तभी मिस्टर पार्क बीच में आकर उसके मुंह पर एक लात मार देता है। दाजुन उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और उसके बाद मिस्टर पार्क उस पर अपनी लातों की बारिश शुरू कर देते हैं। इस बंदे ने बस इतने में ही दाजुन की हालत खराब कर दी होती है। वो उसे अपने एक बंदे के हवाले करता है और खुद जाकर एक वाइन की बोतल को फोड़ता है और उस टूटी हुई बोतल से वो दाजुन के मुंह का नक्शा बिगाड़ने ही वाला होता है, पर तभी उसके हाथ पर कोई और बोतल फेंक के मारता है और उसके थोपड़े पर पंच मार के पीछे धकेल देता है। एंड ये चीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि शोंगो है। पता है ना, ये दाजुन का काम देखकर भी एक ही दिन में सीख गया था, तो ये फाइट भी शायद से वो दाजुन को देखकर ही सीखा है। उसे देखकर जियोंग भी उसका साथ देने आ जाता है और तीनों भाई अब 3 वर्सेस 3 करने ही वाले होते हैं। पर तभी दाजुन शोंगो और जियोंग को बस एक ही बंदे के सामने कर देता है कि तुम लोग इससे लड़ो, बाकी 2 पावरफुल बंदों को मैं अकेला संभालेगा। हम देखते हैं कि दाजुन मिस्टर पार्क और उसके मुस्टंडे के साथ कमाल की फाइट कर रहा होता है और पार्क के बॉडीगार्ड को बस एक ही अपरकट में ढेर कर देता है। लेकिन जब वो मिस्टर पार्क पर अटैक करने जाता है तो वो उसका पंच आराम से रोक लेता है और अगले ही पल दाजुन के पेट पर पड़ता है किडनी टचिंग मुक्का। दाजुन एक और पंच खाने के बावजूद भी अपने पैर से उसको स्टक करने की एक टेक्निक यूज करता है, लेकिन मिस्टर पार्क उसे वहीं पर रोक लेता है। वो बहुत ही गंदे तरीके से दाजुन का गेम बजाने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर हमें दाजुन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो हांगिल के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तब दाजुन उसे इस वाले खतरनाक पंच के बारे में पूछता है। हांगिल भाई प्लीज बताओ आखिर ये आपने कैसे किया? आपने मेरी ठुड्डी पर नहीं मारा तब भी मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो सका। तब हांगिल ने उसे एक टेक्निक बताई होती है कि इंसान के थोबड़े के अलावा पूरी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स होते हैं, अगर यहाँ पर उनको मार पड़ी तो उनकी निकल पड़ी। एंड हम देखते हैं कि दाजुन मिस्टर पार्क के साथ कुछ वैसा ही करता है। दाजुन ने लिटरली उसके निप्पल के नीचे पंच मारा होता है और इसे मानवा में कहा गया है लिवर पंच। ये वैसे तो एग्जैक्ट लिवर पर नहीं पड़ा होता, लेकिन इस पंच का इफेक्ट इतना खतरनाक होता है जो लिवर तक फील होता है। एंड देन दाजुन मिस्टर पार्क की बजा देता है एंड जब वो पलट कर देखता है तो पाता है कि शोंगो ने अकेले ही उस बंदे को निपटा दिया था। बेचारा जियोंग तो साइड पर खड़ा खड़ा बस शो को एंजॉय ही करता रहा। वेल ये सब होने के बाद तीनों भाई मिलकर उस टकले को रिमांड पे लेते हैं, पर उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि उनके पीछे मिस्टर पार्क स्टिल मूविंग। उसको अपने सामने दाजुन जैसे पावरफुल बंदे को देखकर याद आती है हैंगवांग के गैंगार की, क्योंकि वो लोग भी इसको पेल के हफ्ता वसूली करते हैं। तो ये चीज अब उसके बर्दाश्त के बाहर है। वो गुस्से में उसी टूटी हुई बोतल को उठाता है और सीधा कूदता है दाजुन के ऊपर। हम देखते हैं कि शोंगो ने दाजुन को साइड पे गिरा दिया होता है और वो अटैक उसने खुद पे लिया होता है। दाजुन तुरंत ही खड़ा होकर मिस्टर पार्क को बस एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी पर तो कुछ ज्यादा ही खून लगा हुआ था। वो अपने आप को सही तरीके से चेक करता है तो उसकी बॉडी पर तो कोई भी घाव नहीं होता, बिकॉज वो सारा खून होता है शोंगो का। वो कांच की पैनी बोतल शोंगो के अंदर घुस चुकी थी और काफी सारे ब्लड लॉस की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। उसकी ये वाली हालत देखकर जियोंग को भी सदमा सा लग जाता है और वो एक ही जगह पर जम जाता है। दाजुन तुरंत ही उसे होश में लाता है और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी शोंगो को हॉस्पिटल में ले जाना होगा, यहाँ पर बची बाकी सारी चीजें मैं खुद संभालूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में टकले को कन्फ्रंट करता है। टकला अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही दाजुन उसकी गंदी वाली धुलाई करता है और उसके बाद उससे ये रीजन पूछता है कि आखिर तूने क्यों जियोंग के फादर ब्योंगचुल की सुपारी दी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल जहाँ पर ऑलरेडी कुछ घंटे बीत चुके हैं। शोंगो को भी होश आ चुका है और चीजें अभी कंट्रोल में हैं। दाजुन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये डेंजरस काम आखिर क्यों किया, तो वो कहता है कि दाजुन भाई पता नहीं क्यों मैं आपको प्रोटेक्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। वो दाजुन से कहता है कि अभी के लिए आप बस जियोंग की मदद करो, उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हो जाएगा फिर मैं आपको ज्वाइन कर लेगा। वेल दाजुन और जियोंग अभी हॉस्पिटल से निकल चुके होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हॉस्पिटल का सारा खर्चा जियोंग ने अपने पैसों से दिया है। दाजुन के पूछने पर वो बताता है कि ये वही पैसा है जो मैंने हैंगवांग से टपाया था। फिर वो दाजुन से अपडेट लेता है कि आखिर तुमने फिर उस टकले के साथ क्या किया। हमें दिखाया जाता है कि दाजुन ने जैसे ही उसका रिमांड लेना शुरू किया तो साले ने एक ही बारी में बक दिया कि मैंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि जियोंग का बाप ये जान गया था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गवर्नमेंट वाला पैसा
अपने फायदे के लिए यूज किया था, तो वो इसका कवर ब्लो करने वाला था। तो इसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट का पैसा टपाकर उसकी ही सुपारी दे डालूं। भाई प्रिटी रियलिस्टिक। दाजुन उसको दूर पटक के कहता है कि अभी के अभी उस सुपारी वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर, वरना तेरे टकले को तोड़ के उसमें चिल्लर भर दूंगा। दाजुन अभी जियोंग को कहता है कि उसने कहा तो है कि वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन वो करने के लिए उसे हैंगवांग से फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। तो हम भी वहाँ पर उसके साथ जाएंगे, क्योंकि क्या पता कि वो वहाँ पर जाकर पलट जाए और उल्टा अपनी ही सुपारी दे डाले। तो दाजुन ने इसका भी रास्ता निकाल लिया होता है। उसने टकले के सारे अकाउंट्स की डिटेल ले ली होती है कि साले ने कहां से कितना पैसा टपाया है। मतलब अगर वो हैंगवांग के पास जाकर पलट भी गया तो दाजुन इस डेटा को पब्लिकली रिलीज कर देगा। यानी कि अभी के लिए इन लोगों का काम थोड़ा सा आसान है और वो लोग अपनी मंजिल पे चल देते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि हांगिल सीक्रेटली दाजुन पर नजर रखे हुए हैं। हमें अगेन वही मूनलाइट वाला बार दिखाया जाता है जहाँ पर अभी आया है जोंगमिन। और अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर दाजुन ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर वो गेंगार को कॉल करके कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, तुम्हारे जिस इम्पोस्टर ने दाजुन के बारे में जो भी बताया था वो सारी बातें बिल्कुल सच है। इन लोगों की पिटाई तो हुई है लेकिन बॉडी पर कोई भी फैटल इंजरी नहीं है। तो आखिर इस सॉफ्टी दाजुन के बारे में तुमने क्या सोचा है? गेंगार कहता है कि हमें उसकी परवाह करने की जरा भी जरूरत नहीं है। और अभी वो जंगल में 2 कब्र खोल के खड़ा है और इसी टाइम के दौरान उसी जंगल की पहाड़ी पर अभी उस टकले के साथ जियोंग और दाजुन भी जा रहे होते हैं। यानी कि इस हिल के ऊपर शायद से हैंगवांग का बेस है जहाँ ये टकला मीटिंग करके अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल करेगा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो लोग अपनी लोकेशन तक पहुँच जाते हैं एंड प्लान के मुताबिक टकला अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करने जाता है और पीछे से दाजुन और जियोंग उसे छुप कर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फावड़े के साथ एंट्री होती है गेंगार की। भाई लिटरली उसके ऑरा को देखकर दाजुन को हैवीनेस फील होती है, क्योंकि गेंगार्क दिखने में भी एक माउंटेन बीस्ट की तरह था। वो टकले को कहता है माफ करना सर, मेरे को आने में देर हो गई क्योंकि मैंने अभी अभी 2 बंदे निपटाए थे तो उनको मैं गाड़ रहा था। एनीवे, आपने कहा कि आप रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होगा। यानी कि अपनी ही रिक्वेस्ट कैंसिल करवाने के लिए इसको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर उसने ये काम नहीं किया तो दाजुन वैसे भी इसकी पोल खोलने ही वाला है। पर तभी गेंगार को उसके सामने रिवील करता है कि साले टकले, तूने गवर्नमेंट से जितने भी पैसे टपाए हैं उसके बारे में अपन को भी पता है। ये जानकर टकले को लगता है कि हैंगवांग अब उसे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन गेंगार उसे ऑफर करता है एक डील। और वो डील ये होती है कि जितना भी पैसा ये टकला गवर्नमेंट से टपाएगा उसमें से एक हिस्सा वो हैंगवांग को देगा और उसके बदले में हैंगवांग भी उसको टाइम टाइम पे प्रोटेक्शन देता रहेगा। बट टकला कहता है कि नहीं, अब मैं वो सब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा भांडा फूट जाएगा। लेकिन कैसा होगा अगर ये खबर कभी बाहर ही ना आए तो हम हैंगवांग के लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। और वो जो 2 छछूंदर जिन लोगों ने तुझे ये चीज करने पर मजबूर की है ना, जो उन झाड़ियों में छुपे हैं, हम लोग उनको भी संभाल लेंगे। यानी कि गेंगार पहले से ही जानता था कि दाजुन और जियोंग झाड़ियों में से छुपकर उनकी सारी हरकतों को देख रहे हैं। इधर दाजुन को थोड़ा थोड़ा जियोंग पे शक होने लगता है कि आखिर इसके बारे में उसके अलावा किसी और को पता ही नहीं था, तो ये खबर बाहर निकली कैसे? क्योंकि शोंगू को तो पता ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर है, तो आखिर गेंगार को ये सब कैसे पता चला? उसके इतना बोलते ही दाजुन और जियोंग को गेंगार की बाइकर गैंग चारों ओर से घेर लेती है। अब इससे भी आगे दाजुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जियोंग उसको पूछता है, भाई हमारी फील्डिंग तो चारों ओर से लग गई है। एंड दाजुन भी ये समझ जाता है कि इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि उसको गेंगार के साथ भिड़ना होगा। लेकिन उससे पहले गेंगार अपने बंदों को ऑर्डर दे चुका था कि इन दोनों छछूंदर्स को मार मार के भूत बना दो और मेरे पास लेकर आओ, बस उनका मुंह चलना चाहिए। हम देखते हैं कि वो सारे बाइकर्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दाजुन जियोंग को धक्का मार के साइड कर देता है और उनके अटैक्स को खुद पर ले लेता है। पर इसके बावजूद भी 2 बंदे जियोंग को डाउन कर देते हैं और अब बस दाजुन अकेला ही बचा था, इसलिए वो बाइकर सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी दाजुन जमीन पर से एक पत्थर उठाता है और सीधा एक बाइकर पर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। अब ये एक्सीडेंट के चलते उस बंदे के हाथ से जो रॉड गिरा था ना, उसे दाजुन तुरंत ही उठा लेता है और दूसरे बाइकर के टायर में घुसा देता है। वेल, इस खतरनाक डिस्क ब्रेक की वजह से वो बाइक भी क्रैश हो जाती है और दाजुन एक बंदे पर अटैक करके सीधा भागता है उस टकले के पास। उसका प्लान ये होता है कि वो टकले को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से निकल लेगा। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में काफी तेजी से एक फावड़ा आके गिरता है जो फेंका था गेंगार्क ने। हांगिल जो के फार्म का दाजुन, आखिर तू फाइट करना भी जानता है। अगर मैंने अपने असली बंदे तेरे पीछे लगाए होते ना, तो तू ये सब कांड करने की हालत में ना होता। पर फिक्र मत कर,
अब तेरा ख्याल मैं खुद रखूंगा। गेंगार को अपनी तरफ आता देखकर दाजुन की लिटरली फट रही होती है, जबकि वो अभी इतना ताकतवर हो चुका है। वो समझ जाता है कि ये बंदा ग्यूमचॉन से भी बड़ी तोप है। वो दाजुन के काफी करीब आकर उस पर एक पंच मारता है तो दाजुन उसको ब्लॉक करता है, पर उसके मुक्के का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था जिससे दाजुन उड़ता हुआ सीधा पेड़ पे जाके लगता है। बेचारे ने जिस हाथ से उसके पंच को ब्लॉक किया था ना, वो उसको अपनी जगह पे फील ही नहीं कर पा रहा। मानना पड़ेगा लौंडे, तुझ में दम है। मैंने सोचा नहीं था कि तुझ पर एक और वार भी करूंगा। लेकिन इस बार दाजुन साइड हो जाता है, पर गेंगार की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है तो उसका वो पंच दाजुन के पैर पर लग जाता है एंड अगले ही सेकंड दाजुन को अपने पैर में माइनर फ्रैक्चर फील होता है। मतलब सोचकर देखो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो दाजुन के बालों को पकड़ता है और उसको घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे बिजनेस के साथ काफी पंगे किए हैं तो मैं तुम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। ऊपर से तुम लोगों ने ग्यूमचॉन का चेहरा जला दिया था जब वो हम में से एक था, यानी कि उस इंसिडेंट का हिसाब वो दाजुन का फेस जला कर लेगा। भाई सच में उसने दाजुन का चेहरा उस बॉनफायर पे लगा दिया होता है। एक बार को दाजुन खुद ये उम्मीद छोड़ देता है कि अब कुछ हो पाएगा, तभी उसको नायुन की याद आती है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगले ही सेकंड वो जलते हुए कोयले अपने हाथों से पकड़ के गेंगार के फेस पर मारता है। साला जब जब हम सोचते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट उसी टाइम पर ये कोई क्रेजी चीज करता है। अब इस अनएक्सपेक्टेड मूव की वजह से वो गेंगार की पकड़ से भी छूट जाता है और उसी का फावड़ा लेकर उस पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि साले सांड ने दाजुन के अटैक को एकदम इजीली रोक लिया है। बेचारे दाजुन का हाथ जलने के बावजूद भी वो अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। मान गया दाजुन, तुझ में कुछ तो खास है। इतना बोलकर वो उस फावड़े को बीच में से तोड़ देता है और एक ही मुक्के में दाजुन को अगेन दूर उड़ा देता है। वो उसको डाउन करने के बाद भी उसकी तारीफ करता है कि दाजुन तेरे अंदर सच में कोई इंस्टिंक्ट है, तू सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तूने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ को आग की लपटों में डाल दिया। सो इस खतरनाक मूव से मजबूर होकर वो दाजुन को एक चांस देता है कि अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो हैंगवांग को ज्वाइन कर ले। अगर तेरा जवाब ना है तो मौत तो तेरी पक्की ही है। यमराज इधर उस पेड़ के पीछे ही खड़े हैं। उसके ऑर्डर पर एक बंदा कार की डिक्की खोलता है और उसमें से एक पर्सन को निकालकर दाजुन के सामने पटकता है। फिर गेंगार दाजुन को एक और फावड़ा देता है और कहता है कि इसका गड्ढा खोद और इसको गाड़ दे। ये स्ट्रीट्स का सबसे सिंपल रूल है, या तो मरो या फिर मारो। मतलब अपने अच्छे नेचर की बत्ती बना और डाल ले जहाँ पर डालना है। दाजुन देखता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है और ये और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर पार्क है जिसके बार के अंदर ये धमाल मचाया था। गेंगार कहता है कि ये साला अपने ही गैंग के बंदों को धोखा दे रहा था तो इसका टपकना तो बनता है। तो अब तू जल्दी से फैसला ले और काम खत्म कर, वरना मैं तुझको खत्म करके इसकी जगह पे गाड़ दूंगा। एक बार को दाजुन के मन में भी ख्याल आता है कि इसी बंदे की वजह से शोंगो को हैवी इंजरी हुई और ये साला मुझे मारने ही वाला था। वो अपनी आंख बंद करके उस पर जोर से फावड़ा मारता है। लेकिन गेंगार के साथ साथ हम भी देखते हैं कि असलियत में उसने वो जमीन में गाड़ा होता है और वो अगेन गेंगार के सामने फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है एंड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं तुम भड़वों में से एक नहीं बनूंगा। वेल दाजुन की बात पर गेंगार बस एक स्माइल देता है और अगले ही पल हमें एक जोरदार मुक्के की आवाज आती है और वो कहता है, एक काम करो, इसे भी उसके साथ ही गाड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाजुन को कुछ बंदे लिटरली जिंदा गाड़ रहे हैं। वो अपने साथ ये सुलूक होते हुए खुद देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। उसे ये पता चल गया था कि ये उसका अंत है एंड उसके दिमाग में बस ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये सब होने से पहले अपना बदला ले लिया होता। उसे अपने रनवे फैमिली के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं, यानी कि उसकी मौत काफी नजदीक थी, पर तभी उस खड्डे के अंदर वही बंदे आकर गिरते हैं क्योंकि वहां पर एंट्री हो चुकी थी हांगिल जो की। ओए दाजुन, स्वागत नहीं करेगा मेरा? और इसी जीवन दान वाली एंट्री के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। हाँ मैं जानता हूँ कि हांगिल यहाँ पर आ चुका है और वो दाजुन को बचा लेगा, लेकिन ये जो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस दाजुन को हुआ है ना, उससे दाजुन काफी कुछ सीख गया होगा कि सड़कों पर सरवाइव करना उतना भी आसान नहीं है।